बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा से गद्य पाठ ज्योतिबा फुले का अध्ययन करेंगे, जिनकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, यानी लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं। सुधा अरोड़ा जी, जिनका जन्म 1949 में हुआ। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है, मतलब चर्चा में रहने वाला नाम है, यानी वे प्रसिद्ध लेखिका हैं, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी जो संपादित किया गया है, उनके द्वारा संपादित किया गया है औरत की कहानी, ये संग्रह। उनकी कहानियाँ लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित है। मतलब उनकी कहानियाँ भारतीय भाषाओं में तो है ही, इसके अलावा उनका विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। अनुदित माने अनुवाद होना, अनुवाद करना। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए हैं। भारत में जितनी भी महिला कलाकार हुई हैं, उनके आत्मकथ्य मतलब उनके स्वयं के द्वारा जो कहे गए कथन हैं, उन्होंने 2 संकलन तैयार किए, जिनके नाम हैं दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। जो शीर्षक है उनसे ही आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उनकी विषय वस्तु क्या हो सकती है। महिलाओं को लेकर के जो संकलन तैयार किए हैं, इनका नाम है दहलीज को लांघते हुए, मतलब जो घर की दहलीज को लांघ करके बाहर आकर कुछ काम कर रही है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रही हैं। और दूसरा पंखों की उड़ान, वह भी वही है, महिलाओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर के। ठीक है। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। मतलब उन्होंने कहानी संग्रह तो प्रकाशित किए ही, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी सक्रियता बनी हुई है, यानी पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी कहानियाँ छपती रहती हैं। पाक्षिक सारिका में आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुत चर्चित रहा। वामा ये स्त्री या नारी शब्द का ही पर्यायवाची है। तो राष्ट्रीय दैनिक माने जो प्रतिदिन आता है ऐसा अखबार जनसत्ता, उसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ, पेपर तो दैनिक है, जनसत्ता जो पेपर है वह तो प्रतिदिन छपता है, लेकिन उसका साप्ताहिक स्तंभ, हफ्ते में जो एक स्तंभ आता है, हफ्ते में एक बार जिस पर लिखा जाता है विषय पर, वह वामा जो उनका स्तंभ था वह बहुत चर्चित रहा। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिला संगठन जो भी बने हुए हैं और वे जो भी समाज में कार्य करते हैं महिलाओं के लिए, उनके प्रति उनकी सक्रियता और समर्थन बराबर बना हुआ है। महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। महिलाओं पर केंद्रित है ये संग्रह, जो लेखों का संग्रह है, औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। औरतों की दुनिया कैसी है और दुनिया में औरत का स्थान क्या है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है, मतलब मूलतः वे कहानियाँ लिखती हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। हालांकि उन्होंने सब कुछ स्त्रियों को लेकर के ही लिखा है, चाहे उनके लेखों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं तो, या उनके कहानी संग्रह हैं तो, लेकिन स्त्री विमर्श माने स्त्री पर जो भी उनके विचार या विषय वस्तु रहे हैं वे आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती है। उनका जो लेखन है वह समाज और मानव से जुड़ा हुआ है, समाज और मानव की स्थितियाँ, विकास, सुधार आदि से, और वे इन सरोकारों को बहुत ही रोचक ढंग से उनका विश्लेषण करती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। कि ये जो पाठ है ज्योतिबा फुले, जिसमें ज्योतिबा फुले की जीवनी का अंश है, इसमें
ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में दलितों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी जो भी कार्य किए गए हैं उनका महत्व बताया गया है, उन कार्यों का विवरण दिया गया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। दोनों ने, ज्योतिबा फुले ने और उनकी पत्नी ने, समाज और धर्म की जो भी रूढ़ियाँ प्रचलित थी उस समय समाज में, उन सब का विरोध करते हुए उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और स्त्रियों की समानता और शिक्षा के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। समाज में जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध अगर आप संघर्ष करोगे तो उनका विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। और ऐसा ही ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। मतलब उन्होंने जो भी संघर्ष किया उसने एक निर्णायक मोड़ पर उनको खड़ा किया, अर्थात उन्होंने जिन सुधारों के लिए संघर्ष किया वे सुधार समाज में लागू भी हुए या समाज को उनका प्रतिरूप या परिवर्तन कुछ मिला भी सही। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ज्योतिबा फुले की जीवनी का अंश। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। अप्रत्याशित माने अचानक या आकस्मिक रूप से घटित, या जिसकी आशा भी न हो, जिसकी आशा न की जाए, या जो अचानक या आकस्मिक रूप से न हो। और शुमार मने शामिल। तो यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में, अप्रत्याशित मतलब यह अचानक या आकस्मिक रूप से घटित नहीं है, मतलब सोचा समझा है, इसकी आशा नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि भारत में या भारतीय समाज में विकास और बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए जितने भी आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के लिए जिन समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है उन 5 समाज सुधारकों में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यह अचानक या आकस्मिक रूप से हुआ हो ऐसा काम नहीं है, मतलब सोचा समझा गया है कि उन समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले का नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। क्यों? इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जिस सूची को बनाया गया जिसमें समाज सुधारकों के नामों की लिस्ट बनाई गई वह उच्च वर्ण के जो समाज के प्रतिनिधि हैं, उच्च वर्ण के, उच्च जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा वह सूची बनाई गई है। इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम उसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इन उच्च वर्ण के लोगों का ही विरोध समाज में किया। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। ज्योतिबा फुले जो थे वे ब्राह्मण वर्चस्व, वर्चस्व माने प्रधानता, दबदबा, उनकी मुख्यता, महत्व और सामाजिक मूल्य माने समाज में जो मूल्य होने चाहिए। तो जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया कि उस समय, जिस समय ज्योतिबा फुले पैदा हुए थे सन 1827 में, उस समय जो हमारे देश की या समाज की जो भी दशा थी, हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज आए हुए थे, मुगल भी यहाँ शासन करते थे, तो नाना प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ होने से हमारे समाज की दशा बहुत बुरी हो चुकी थी। मतलब पुरुषों से बचाने के लिए या पुरुष वर्ग के अत्याचारों से बचाने के लिए महिलाओं को ऐसी स्थिति में रखा जाता था ताकि वे नज़र ही ना आए, तो उनकी जो सामाजिक अवस्था थी या सामाजिक व्यवस्था थी उनके परिवारों की या समाज की, वह थोड़ी खराब हालत थी। तो लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ था, तो ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों का वर्चस्व भी नहीं चाहते थे और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और जो मूल्य ब्राह्मण बनाए रखना चाहते थे उन मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के वे समर्थक नहीं थे। अर्थात वे ब्राह्मणों की प्रधानता या ब्राह्मणों के वर्चस्व या ब्राह्मणों का दबदबा और समाज में जो मूल्य चल रहे थे उन्हीं को कायम रखने वाली शिक्षा के वे समर्थक नहीं थे, अर्थात वे उनके विरोधी थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। पूंजीवादी माने वही जो पैसे वाले अमीर वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, और पुरोहितवादी मानसिकता मतलब वही ब्राह्मणवादी मानसिकता, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षित वर्ग कहलाता था। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, तो इसमें शूद्र की स्थिति सबसे निम्न थी और ब्राह्मण वह वर्ग था जो शिक्षा लेने और देने का काम करता था, क्षत्रिय समाज की, राज्य की सुरक्षा का कार्य करता था, और वैश्य जो थे वे व्यापार करते थे, है ना। तो ब्राह्मणों के पास ही शिक्षा लेने देने का अधिकार था, तो ब्राह्मण जो चाहते थे वैसा ही समाज की व्यवस्था चलती थी। लेकिन ज्योतिबा फुले को वह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी यानी अमीर वर्ग और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया, यानी उन्होंने उन दोनों का विरोध किया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। उन्होंने
शोषितों के, दलितों के या स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो एक तो यह समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य जो उन्होंने लिखा वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पूंजीपतियों या पूंजीवादियों और पुरोहितवादी मानसिकता वाले लोगों पर किस तरह से हल्ला बोला या किस तरह से उन्होंने विरोध किया। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। तो उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो समाज में 4 वर्ण थे, तो उनमें ब्राह्मणों का कार्य था पढ़ना पढ़ाना, शूद्र शिक्षा के अधिकार से वंचित थे। लेकिन ज्योतिबा फुले ने शूद्रों के लिए भी विद्या शुरू की, मतलब शूद्रों को और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिलाया। और जब ये लोग पढ़ने लगे तब ब्राह्मणों ने कहा कि भी विद्या अब शूद्रों के घर चली गई, ब्राह्मणों का घर छोड़कर वह शूद्रों के घर चली गई। तो फुले ने उत्तर दिया कि सच का सवेरा होते ही, यानी उनके हिसाब से जब तक सभी शिक्षा के अधिकार से वंचित थे या शिक्षा के अधिकार से सभी को मतलब शिक्षा का अधिकार नहीं मिला हुआ था, तो इसका मतलब अंधकार था। इसलिए उन्होंने कहा कि सच का सवेरा होते ही, जैसे ही शिक्षा सबने प्राप्त करना शुरू किया, निम्न जाति के लोगों ने और महिलाओं ने भी, तो सच का सवेरा हो गया और वेद डूब गए। वेद डूबे तो नहीं, लेकिन वेदों का ज्ञान सभी लोग अर्जित करने लगे। विद्या शूद्रों के घर चली गई, यानी शूद्र भी ज्ञान अर्जित करने लगे और भूदेव शर्मा गए और ब्राह्मण शर्मा गए कि शिक्षा पर जो उनका एकाधिकार था वह उनके हाथ से निकल गया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। शोषण प्रक्रिया निहित माने उसी के अंदर, उन्हीं में मौजूद, और शोषण प्रक्रिया माने किसी को दबाया जाए, किन्हीं पर अत्याचार किया जाए, अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाए लेकिन उनको नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी स्थिति कहलाती है शोषण की प्रक्रिया। और एक दूसरे का पूरक मतलब एक दूसरे की पूर्ति करने वाले, एक दूसरे का सहयोग देने वाले। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था, वर्ण जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी और वर्ग व्यवस्था थी, उसमें निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। मतलब वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था शोषण करने के लिए एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे को वे सहयोग देते थे और उनकी ये शोषण व्यवस्था निरंतर चलती रहती थी। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका यह कहना था कि राजसत्ता मतलब राज्य चलाने की सत्ता या शक्ति जिनके पास है, और ब्राह्मणों के पास तो आधिपत्य था ही, और धर्म के जो ठेकेदार या जो धर्म की सत्ता जिनके हाथ में होती है, मतलब एक तो राजसत्ता हो गई, एक ब्राह्मण हो गए और एक धर्म के ठेकेदार हो गए। ये आपस में मेल मिलाप करके साठ गांठ करके ऐसी व्यवस्था बनाए रखते थे कि तीनों अपना हित साधते थे और जो दलित थे, जो शोषित थे, उनका शोषण निरंतर होता ही रहता था। और वे सारी जो सत्ता या संगठन या जो व्यवस्था थी, जो मशीनरी थी, जो सरकारी मशीनरी थी या जो धर्म की व्यवस्थाएं बनाने वाली जो मशीन थी, उनका उपयोग वे केवल इनका शोषण करने के लिए ही करते थे। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो वे ये मानते थे कि अगर शोषण को खत्म करना है, इस शोषण व्यवस्था को तोड़ना है, तो इसके लिए केवल दलितों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, तभी उनका शोषण रुक पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सरल सी भाषा है, मतलब सरल और सहज भाषा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड यानी किसानों का प्रतिशोध और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जो मौलिक विचार है, जो उनके अपने विचार हैं, वे इन पुस्तकों में संग्रहित हैं। गुलामगिरी, और एक मराठी भाषा की पुस्तक है जिसका नाम है किसानों का प्रतिशोध, शेतकऱ्यांचा आसूड और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन पुस्तकों में उनके विचार संग्रहित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। सही है, जिस समय वे पैदा हुए थे 19वीं शताब्दी में 1827, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी शुरू नहीं हुआ था, और तब बहुत पिछड़ी हालत थी हमारे समाज की, सामाजिक व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। तो उनके विचार उस समय से बहुत आगे थे। आज जब हम इतने आधुनिक बने हुए हैं, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करके चले गए और हम पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में हैं, उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोगों के विचार भी बहुत पिछड़े हुए होते हैं। तो उस समय तो जो इनके विचार थे दलितों और स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के, उनकी समानता को लेकर, तो वो वाकई समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है। आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उनका जो सोच था या उनकी जो धारणा थी वह यह है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई
बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। यानी जिस परिवार के सदस्य सभी जातियों के हो, सभी धर्मों के हो, वह परिवार आदर्श है ना। कहने सुनने में ये बात अच्छी लग सकती है, जबकि मुझे तो पढ़ने सुनने में भी बहुत अव्यवहारिक सी लग रही है, क्योंकि माता पिता तो अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन संतान अलग धर्म की कैसे हो सकती है। हाँ, सभी धर्मों की अच्छाइयाँ सभी को अपनानी चाहिए। धर्म की बात करें तो धर्म सभी अच्छे होते ही हैं और होने ही चाहिए और होंगे ही। हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकते। ये नहीं कि भी मेरा जो धर्म है वह अच्छा है और दूसरा धर्म बुरा है, यानी हम किसी भी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि जिसका जिस धर्म में जन्म हुआ है उसे भी उसमें कई बुराइयां नज़र आती है, और यह सच भी है हर धर्म में। इसलिए पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, दया, अहिंसा आदि सिद्धांत या मूल्य तो होने ही चाहिए। और अगर सभी धर्म अच्छे हैं तो आपस में वैर विरोध होगा ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए। इनके वैर विरोध उस धर्म के ठेकेदार, संचालक या धर्म गुरु ही पैदा करते हैं। अगर हम ये चर्चा करने लगे इस विषय पर तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो ज्योतिबा फुले का जो ये वाक्य है, इससे हम उनका यह मंतव्य निकाल सकते हैं कि सभी को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सत्य, दया, करुणा, अहिंसा आदि मूल्यों को सभी अपनाएं। जो धर्म होता है वह प्राणी मात्र का हित और कल्याण चाहता है, इसलिए किसी भी धर्म में हिंसा, द्वेष, लड़ाई या झगड़े का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। और जब हर धर्म के मूल सिद्धांत एक होंगे तो कलह क्लेश उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिए आदर्श परिवार का मतलब ये है कि हमें सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। जो हिंदू धर्म वाले हैं वे मुस्लिम, ईसाई, सिख इन धर्म के सिद्धांतों को अपनाएं। जो मुस्लिम हैं वे हिंदू, सिख, ईसाई धर्म को अपनाएं। जो ईसाई हैं वे हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्म को अपनाएं। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि इनके जो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वे उस धर्म से बाहर सोचने ही नहीं देते हैं जनता को या उनके धर्म के अनुयायियों को। तो उनका जो मंतव्य था वह यही है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और ये बात सही भी है। हमें किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे उनके संस्कार, चाहे उनकी संस्कृति, चाहे उनके सिद्धांत कैसे भी हो। सभी अपने अपने धर्म का आदर करें, लेकिन किसी और धर्म का विरोध न करें, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा न करें। तभी हम सभी एक आदर्श समाज या आदर्श परिवार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। अगर आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। उस समय ऐसी अवस्था रही होगी। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गरीबों से कर जमा किया जाए और उसे उच्च वर्ग के लोगों की बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। अगर गरीब गरीब है तो वह इतना कर किस बात के लिए देगा और कितना देगा कि उससे उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी। मैं कोई विरोध नहीं कर रही हूँ इन बातों का, लेकिन जो भी स्थितियाँ हैं सभी को अपनी अपनी बात कहने का, हम जो भी देखते हैं उसके अनुसार अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। लड़ने झगड़ने का नहीं, केवल अपनी बात व्यक्त करने का है। तो उन्होंने भी अपनी बात कही, लेकिन हम भी पढ़ के समझते हैं या सोचते हैं तो हमें भी विचार आता है कि अगर गरीब इतना कर कैसे दे सकते हैं कि उससे उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी। क्या यह संभव है? ये बात अव्यवहारिक है। चलो ये तब की बात थी, लेकिन आज तो प्रजातंत्र है, कल्याणकारी शासन व्यवस्था है और समाज सुधारों के फलस्वरूप आज निम्न जाति, वर्ग और महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उन्हें सामाजिक न्याय और समानता दिलाने के लिए कितने नियम, कानून और सरकारी योजनाएं हैं। तो क्या स्थितियां बदल गई? भाई तब ऐसी सरकार की योजनाएं नहीं रही होंगी, लेकिन आज हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारी सरकार महिलाओं के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, निम्न वर्ग के लिए कितने अधिकार और कितनी योजनाएं चलाती है, कितने तरह से उनको सहायता देती है कि वे पढ़ लिख सकें और अपने आप को समाज के सभी वर्गों के समान वे बन सकें, आर्थिक रूप से ऊपर उठ सकें, सामाजिक रूप से वे न्यायपूर्ण व्यवस्था में रहें, समान रह सकें। लेकिन क्या हालात बदल गए? सच तो यह है कि यह सब मनुष्य की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। आज पिछड़ी जातियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार ने जो भी अधिकार और सुविधाएं दी है, क्या वे अपने आप को उन अधिकारों और सुविधाओं के योग्य बना पाए हैं? मतलब सरकार तो सुविधा दे रही है, लेकिन हम केवल सुविधा का उपभोग करते हैं, अधिकारों का उपभोग करते हैं, लेकिन उनके लायक अपने आप को नहीं बना पाते, ताकि सरकार जो कुछ खर्च करती है हम उसका प्रतिफल तो दे सकें। अर्थात जब जिसके हाथ में सत्ता या शक्ति आती है और वह सही मनोवृत्ति का नहीं है तो सुधार, अधिकार और सुविधाएं जो भी दी जाती है, जिन उद्देश्यों के लिए दी जाती है, वे उद्देश्य या प्रयोजन गौण हो जाते हैं और शक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।
तब ब्राह्मण और पूंजीवादी लोग शोषण करते थे, तो क्या अब इतना कुछ होने के बाद हालात बदल गए? नहीं। छद्म रूप में, प्रच्छन्न रूप में यानी छुपे हुए रूप में शोषण या असमानता आज भी बनी हुई है। शोषक और शोषितों के रूप बदल गए हैं, उनके चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और समानता अभी भी कायम नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हम किसी वर्ग को दोष नहीं दे सकते, इसके पीछे मनुष्य की मनोवृत्ति ही है कि अगर हम निम्न हैं तो हम उच्च लोगों का विरोध करें, और अगर हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है लेकिन हम वो सब चीज़ें या वो व्यवस्थाएं कायम न करें जिसके लिए सरकार ने ये सब किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। तो ऊपर जो बात कही कि उन्होंने दोनों पैराग्राफ में आधुनिक शिक्षा के बारे में भी जो फुले ने कहा है उनको लेकर के और धर्म को लेकर के जो भी बात कही है उसके अनुसार लेखिका कह रही है कि स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे और जो समाज का सर्वांगीण सुधार नहीं चाहते थे, मतलब समाज के हर वर्ग का विकास या सुधार नहीं चाहते थे, ऐसे तथाकथित संभ्रांत समीक्षक, संभ्रांत माने अच्छे प्रतिष्ठित घरानों के शिक्षित और अमीर समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे तो उन्होंने उनको पसंद नहीं किया। तथाकथित मतलब जो अपने आप समीक्षक की श्रेणी में है या जो समीक्षक माने जाते हैं, संभ्रांत समीक्षक की कैटेगरी में है, लेकिन वे करते क्या हैं? तथाकथित वर्ग में उनको डाल दिया जाता है जो स्वतः समाज में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो उस समय जो तथाकथित संभ्रांत समीक्षक थे, जिनको संभ्रांत समीक्षक कहा जाता था, उन्होंने महात्मा फुले को उस सूची में कोई स्थान नहीं दिया जिसमें उन 5 समाज सुधारकों का नाम शामिल था, क्योंकि वे उन उच्च वर्ण के, उच्च जाति के लोगों के खिलाफ ही संघर्ष कर रहे थे। तो उच्च जाति के लोग कैसे उनको अपनी सूची में शामिल करेंगे? यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। तो ब्राह्मणों की मानसिकता क्या थी, इस सच्चाई का पर्दाफाश करता है ये बात, ये घटना कि उनको समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया। ये कारण 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांच्या आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं। उनका जो ग्रंथ है जिसमें ये पंक्तियां हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। अर्थात जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाएगा तब तक इस समाज का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा या समाज में कितना अनर्थ होगा। अगर विद्या नहीं है, सही है, व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होता है तो वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता। मति माने बुद्धि, सही ढंग से उसकी बुद्धि नहीं चलती है या वह बुद्धि को चला नहीं पाता है। मति बिना नीति गई, और जब वह अपनी बुद्धि से सही निर्णय नहीं ले सकता, सही गलत का विवेक नहीं कर सकता, तो नीति नियम को क्या समझेगा वो। और नीति बिना गति गई, और जब तक समाज में नीति नियम कायम नहीं होंगे या शिक्षित व्यक्ति नीति नियमों की स्थापना नहीं करेंगे तब तक समाज की क्या दशा होगी? दशा बुरी होगी। गति बिना वित्त गया, और जब समाज की दशा ही सही नहीं है तो वित्त यानी धन या पैसा भी गलत दिशाओं में जाएगा। वित्त बिना शूद्र गए, और जब पैसा ही खत्म हो जाएगा या पैसा ही ढंग से खर्च नहीं किया जाएगा तो सबकी स्थिति शूद्र जैसी हो जाएगी, या शूद्र का तो कोई विकास ही नहीं होगा। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो समाज में जब तक विद्या नहीं दी जाएगी, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तो इतने अनर्थ समाज में हो जाएंगे। ये उन्होंने अपनी पंक्ति के माध्यम से कहना चाहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले, तो बिल्कुल सही है कि पुरुष ने स्त्री शिक्षा के दरवाजे इसलिए बंद कर रखे हैं, मतलब पुरुष वर्ग नहीं चाहता कि स्त्री शिक्षित हो। क्यों? क्योंकि अगर वह शिक्षित हो जाएगी तो मनुष्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, मानवों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, सभी को क्या अधिकार मिलने चाहिए, वह समझ जाएगी। और जैसी स्वतंत्रता पुरुष को मिली हुई है वैसी स्वतंत्रता की कामना वह भी करेगी। जो अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं या जो पुरुष जो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है वह भी चाहेगी कि हमें भी यह सब करने को मिले। तो इसलिए पुरुषों ने उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ये बिल्कुल सही बात है। पुरुष और स्त्री ईश्वर की रचना है, दोनों में अंतर क्या है जो उनके लिए नियम कायदे सब अलग हों। लेकिन शुरू से चूंकि पुरुषों का वर्चस्व रहा है, पुरुषों की प्रधानता रही है, तो उन्होंने समाज के सारे नियम कायदे अपने अनुसार बनाए और उन्होंने स्त्री वर्ग का शोषण किया, उसे दबा कर रखा और अपने समान उनको कभी नहीं समझा गया। तो इसके लिए ज्योतिबा फुले ने कहा है कि यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। तो स्त्रियों को पुरुषों के समान रखने के लिए या बनाने के लिए उन्होंने
नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। मतलब उन्होंने विवाह विधि की जो रचना की या जो नियमावली तैयार की या विवाह की जो विधि उन्होंने बनाई उसमें ब्राह्मणों को बिल्कुल हटा दिया। मतलब ब्राह्मण पुरोहित की जरूरत ही नहीं है कि वो विवाह कराने का कार्य कराए। उन्होंने नए मंगलाष्टक, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। उन्होंने नए मंगलाष्टक माने मंगल मंत्र, अष्टक 8 वचन जो देते हैं नए वधू और नया वर एक दूसरे को, तो वे नए मंगलाष्टक उन्होंने तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाए। पहले ऐसे मंत्र माने जाते थे, मतलब ऐसे मंत्र पढ़े जाते थे जिनमें पुरुष का ही वर्चस्व रहता था, पुरुष ही प्रधान रहता था और स्त्री उससे नीचे रहती थी या निम्न स्तर पर रहती थी। उन्हें किसी तरह की समानता, किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की, ऐसे वचन दिए जाने लगे उन मंत्रों के माध्यम से जिसमें पुरुष प्रधान संस्कृति का समर्थन नहीं था और न स्त्री को गुलाम बनाने वाली बातें थी। मतलब जो ऐसी बातें थी पुराने मंत्रों में वे सारी निकाल दी गई और स्त्री पुरुष, पति पत्नी, वर वधू दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है। उन्होंने ऐसा चाहा कि विवाह विधि में जो मंत्र हो वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें वर वधू दोनों आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा में हो, इतनी सरल भाषा में हो। पहले ऐसे मंत्र तो संस्कृत में ही थे, लेकिन अगर अनपढ़ है लड़की तो वो समझेगी ही नहीं कि उन मंत्रों में क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए में ऐसे में पुरुष जिस तरह की चाहेगा मंत्र बनाएगा और उसी तरह की व्यवस्था समाज में कायम रहेगी। तो उन्होंने ऐसे मंत्र बनाए जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। कितने दुख की बात है कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है उसका अनुभव ही महिला को नहीं था। सही बात है, वे इतनी तो पर्दे में रहती थी, घर में रहती थी, पढ़ती लिखती नहीं थी, सारे दिन बस अपने घर का कामकाज करना, इन्हीं काम में लगी रहती थी। कोई सुख किसे कहते हैं, आराम या क्या कहते हैं ना, कुछ भी स्वतंत्रता, मौज, मनोरंजन, मस्ती, ऐसा उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। केवल दायित्व और दायित्व ही थे। तो वधू ने ये कहा वर से इन मंत्रों में कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को नहीं है, इसलिए इस बात की तुम आज शपथ लो, शपथ मतलब प्रतिज्ञा लो या वचन दो हमें कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। उसे भी कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि वह महसूस कर सके कि आज़ादी क्या होती है, वह भी अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत जीवन यापन कर पाए, शिक्षा ग्रहण कर पाए और थोड़ा सा अपनी सुविधा से, अपनी आज़ादी से अपना जीवन यापन करे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाले हर स्त्री की थी। हर वह स्त्री जो इस गुलामी से मुक्ति चाहती थी, यह कामना उस हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। तो उन्होंने स्त्री के अधिकारों के लिए और उसकी स्वतंत्रता के लिए, समाज में उसको समान स्थान दिलाने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किया। मतलब जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने हर प्रयास किया और उन प्रयासों से उन्होंने दलितों और स्त्रियों की स्थिति को सुधारा। ठीक है, समझ में आया? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। भाषा शैली सरल है, तत्सम प्रधान जरूर है लेकिन प्रभावपूर्ण है और शैली विचारात्मक है और विवेचन किया गया है हर बात का। ठीक है, तो जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने समाज सुधार के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और स्त्री की अवस्था और शूद्रों की अवस्था को सुधारने के लिए, सबको शिक्षित करने के लिए और सबको ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने उस समय में जो भी कार्य किए उनका यहाँ बहुत ही अच्छे से विवेचन हुआ है। आगे हम और पढ़ेंगे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पाठ समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।